जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो है, क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली जो भी एग्जाम हुआ है यूपीएससी मेंस 2024 में। तो उसका जीएस 2 अभी हमारा डिस्कशन चल रहा है। उसका हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का अगर आप बैकग्राउंड सब्जेक्ट देखोगे तो आपको कौन सा सब्जेक्ट नजर आएगा? जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और एथिक्स से रिलेटेड ये सवाल आपको नजर आएगा। देखिए, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नेंस है, इसमें ये जरूरी है कि जो पब्लिक प्रिस्क्रिप्शंस है, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, यानी कि जो काम करते हैं, उनके लिए क्या है, जो पब्लिक्स हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड्स होना चाहिए। तो वो किस तरीके से एक रोल प्ले करते हैं, उस पे आपको क्या करना है, 150 वर्ड्स में आंसर लिखना था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है ना, मतलब जो सीरीज चल रहा है, उसमें हम डेली क्या कर रहे हैं, एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। वैसे आपको डेली मिनिमम 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। एक होना चाहिए आपको ऑप्शनल का, जो भी आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और दूसरा होना चाहिए जीएस का। तो अभी हमारा डेली आंसर राइटिंग डिस्कशंस में जीएस 2 चल रहा है। ऑलरेडी हमने जीएस 1 क्या कर रखा है, कंप्लीट कर लिया है। तो वो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे अपलोडेड मिल जाएगी। तो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, यानी कि जो भी हमारी डेमोक्रेटिक ऑफ डॉक्ट्रिन गवर्नमेंट्स है, उनके लिए ये जरूरी है कि जितने भी जो लोक सेवक है, यानी कि जो सिविल सर्वेंट हैं, उनके जो सत्य निष्ठा, उनका काम करने के लिए जो एक ट्रस्ट है, या जो उनकी ऑनेस्ट है, उस पे प्रतिबंधित के प्रति लोगों की जो धारणा है वो क्या होनी चाहिए, सकारात्मक बनी रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना था 150 वर्ड्स में। आज का आंसर स्टार्ट करने से पहले आप इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि आंसर राइटिंग जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आप डेली अगर आप मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे जो आपकी जो वर्ड पावर होती है, एक तो वो आपके इंक्रीज हो जाती है। आंसर राइटिंग स्किल आपकी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपके लिए चैलेंजेस यही निकल के आता है कि लिमिटेड टाइम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 180 मिनट्स में आपको क्या है, जो इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस पर आपको इफेक्टिव तरीके से आंसर लिखने। जैसे जो हमने जीएस 1 पेपर डिस्कस किया था और जो जीएस 2 डिस्कस कर रहे हैं, इसमें अगर आप नंबरिंग ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो 20 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से 1 से लेके जो 10 तक क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया है 10 मार्क्स का, जो कि आपको कितने वर्ड्स में लिखना, 150 वर्ड्स में लिखना है। 11 से लेके जो 20 तक क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है 15 मार्क्स का, जो कि आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। तो अगर आप क्वेश्चन की लेंथ की बात करोगे और आपके पास जो टाइम मिल रहा है 180 मिनट्स को, तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एक आंसर, इफेक्टिव आंसर लिखने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स का टाइम मिल रहा है। तो 7 मिनट में आपको एक ऐसा इफेक्टिव आंसर लिखना है कि आपकी जो मेंस में सिलेक्शन होने की जो चांसेस है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप कब डेवलप कर पाओगे, जब आप डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छा पैटर्न है, अगर आप 1 साल का टाइम का पीरियड लेके चलते हैं कि आपको 1 साल में यूपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो देखिए सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंदी है। आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जैसे करंट अफेयर पे, पॉलिटिकल पे, इकोनॉमिक्स पे, जियोग्राफी और जो हिस्ट्री होते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जियोग्राफी से ही पूछे जाते हैं। जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो आप डेली क्या कर सकते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है तो आपको डेली मिनिमम 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने एनसीईआरटी बेस के लिए। सिर्फ और सिर्फ अभी एनसीईआरटी की बेस पे बता रहा हूँ कि अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है तो आपको डेली मिनिमम 20 एमसीक्यू एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं, और मिनिमम 2 जीएस और प्लस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करने हैं। मतलब एक जीएस का आंसर राइटिंग और एक मेंस का। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखते हो तो 2 अगर आप मेंस का करते हो तो एक मंथ में आपके 60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। और एमसीक्यू की बात करोगे तो एक मंथ में आपके कितने हो जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे तो 600 आपको क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस नजर आएंगे इन 1 मंथ, अगर आप ये डेली पैटर्न को फॉलो करते हो तो इसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इसी तरीके से ऑलरेडी हमने प्रीलिम्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं वो कर लिया है, जिसमें हमने 27 ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस करा है हिस्ट्री का।
ये सारी वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। तो हिस्ट्री जो हमने डिस्कस करा है इसमें भी हमने क्या है डिवाइड कर रखा है 4 पार्ट में। पहला था एशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट का डिस्कस करा है। उसके बाद जब हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तब हमने स्टार्ट करा था पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिर जो रिसेंटली 2024 में जो यूपीएससी का मेंस एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करा है। तो आप डेली क्या कर सकते हैं, 20 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए और 2 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए। अगर आप करके चलते जा रहे हैं और साथ साथ में आपको रिवीजन भी करना है और आपको सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए चलना। अगर आप मेनली 50% पे अगर आप सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं विथ रिवीजन, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ, आप बिल्कुल आप सेफ जोन में जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। आपके चांसेस रहेंगे कि आप पेपर को इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कर रहे हैं अभी डेली 1 मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस डिस्कस कर रहे हैं। GS2 कंप्लीट होगा, GS3 डिस्कस करेंगे, GS3 के बाद GS4, उसके बाद जो 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे मैंने अपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आंसर के, आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स भी ओपन मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो एथिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका मेन रीजन होता है जब आपको पीडीएफ के फॉर्म में ये सारी नोट्स प्रोवाइड कराया जाए तो आपको ये ढूंढने में डिफिकल्टीज ना होनी चाहिए कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के लिए है। अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम पे भी टेलीग्राम पे चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किस तरीके से जरूरी होता है कि जो पब्लिक की जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो इंटीग्रिटी और उसकी जो कमिटमेंट है वो सिविल सर्वेंट पे बनी रहे एक पॉजिटिवली तरीके से। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक और गवर्नमेंट्स एंड सिविल सर्वेंट की इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, जैसे एक पब्लिक ट्रस्ट बना हुआ, पब्लिक ट्रस्ट होना, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक प्रिस्क्रिप्शंस, एफिशिएंसी इन पब्लिक सर्वेंट्स, प्रिवेंशन ऑफ करप्शंस। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हम अगर डिस्कस करते हैं यानी कि इन पॉइंट्स पे अगर बात करें तो हमारी कंट्री क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक होने के साथ साथ हमारी कंट्री में बहुत से जो सिविल सर्वेंट ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, काम करते हैं देश के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स का सपना भी होता है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कहीं ना कहीं एक ड्रीम है कि आपको एज ए सिविल सर्वेंट बैठ करके आपको क्या करना है, काम करना है अपने कंट्री के लिए, अपने डेमोक्रेटिक के लिए। तो जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो एक तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसके, पब्लिक के। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नौकरशाही होते हैं यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक तरीके से मीडिएटर होता है आम पब्लिक का गवर्नमेंट के साथ में। तो वो क्या करता है, उन जो आम पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी समस्याएं होती हैं उनको सजेस्ट करती हैं सिविल सर्वेंट ही सरकार को। तो डेमोक्रेसी में जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ द पीपल, यानी कि लोकतंत्र में जो सिविल सेवक होता है वो जनता के प्रतिनिधित्व के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। तो वही क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है, सिटीजन्स की लाइफ्स पे पड़ता है। तो लोगों का जो बिलीव होता है वो क्या होता है, किन पे होता है, उनकी इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथन ट्रस्ट बना रहता है इस पे, सरकार के पर। यदि देखिए यदि लोग अपनी ईमानदारी में विश्वास करते हैं तो इसे सरकार में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है वो मजबूत होता है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पब्लिक ट्रस्ट। अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होता है उनकी डिमांड यही होती है कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो अकाउंटेबल हो किसके लिए, पब्लिक के लिए। यानी कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो ईमानदार होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए और उनके काम क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, यानी कि पारदर्शी होनी चाहिए। तो पारदर्शी के साथ साथ इन्हें क्या होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि जवाबदेही भी होना चाहिए। पब्लिक प्रिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं यानी कि जो धारणाएं होती हैं लोगों की, तो एक पॉजिटिव इमेज इस चीज को इंश्योर करता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो इस चीज को देखता है, यानी कि जो भी सिविल सेवक है वो इस चीज को क्या करता है, निष्पक्ष या जो भरोसेमंद होता है, ट्रस्ट वर्थी होते हैं और जो जनता के कल्याण के लिए क्या करते हैं, प्रतिबद्ध
रहते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक सार्वजनिक धारणा पब्लिक प्रिस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा। फिर देखिए इफिशिएंसीज इन पब्लिक सर्विस की बात करते हैं, तो जो ईमानदारी होता है, इंटीग्रिटी होता है, उसमें अगर फोर्सेस कम्युनिटी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो प्रतिबंधिता को क्या मिलता है, एक तरीके से बढ़ावा मिलता है। तो जो भी डेडिकेटेड होते हैं सिविल सर्वेंट, जो अपनी सर्विसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छी क्वालिटी में वो क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए बहुत से सिविल सर्वेंट क्या होते हैं, इस वजह से फेमस भी होते हैं अपने काम के लिए। तो उनका जो कंट्रीब्यूटिंग रहता है वो किसके लिए रहता है कि सोसाइटी में अच्छी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा, फिर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो उनका जो कंट्रीब्यूट रहता है सोसाइटी में अच्छी डेवलपमेंट के लिए आपको देखने को मिलेगा, यदि वो ईमानदारी से काम करते हैं तो। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात करते हैं, यानी कि भ्रष्टाचार को भी वो रोकने में फिर क्या करते हैं, अपनी रोल प्ले करते हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं तो। अगर पॉजिटिव प्रिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं तो वो क्या देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, डिस्करेज कम करने का काम करते हैं, और एथिकल स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं किसके द्वारा, सिविल सर्वेंट के द्वारा। और क्या बनाए जाते हैं कि एक नॉर्म फॉर अ एंटायर ब्यूरोक्रेसी वो बनाते हैं, यानी कि एक उनके द्वारा के एक निर्धारित जो भी नैतिक है मानक पूरी नौकरशाही के लिए क्या बनते हैं, वो एक आदर्श बन के निकलते हैं, आदर्श बन जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिला। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, यदि कि कोई भी एक शहर है, वहाँ पे अगर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स है, ऑनेस्टली काम करता है, अपनी ईमानदारी से काम करता है, अधिकारी किसी भी कल्याणकारी योजना को ईमानदारी से अगर करता है तो कुशलता से लागू करता है, यानी कि ऑनेस्टली अगर उसे लागू करता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो किस पर पड़ेगा, पब्लिक पर पड़ेगा। यानी कि नागरिकों के द्वारा फिर सहयोग करने की अधिक संभावना देखने को मिलती है। तो जिससे क्या होता है, जो भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो सक्सेसफुली आपको देखने को मिलेगा कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली हो जाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग ये कुछ पॉइंट्स थे मेन आंसर के। सबसे पहले हम बात करते हैं, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है क्या। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नेंस की बात करते हैं तो ये आपको एक ऐसे सिद्धांत से रेफर किया जाता है जिसमें इंश्योर की जाती है कि जो फंक्शनिंग हो वो प्रॉपर तरीके से हो डेमोक्रेसी का, और प्रमोट किया जाए कि जो भी ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि जो भी पारदर्शी है, अकाउंटेबिलिटी है, जो भी जवाबदेही है, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, और जो भी उनका रिस्पॉन्सिव है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक सर्वेंट्स में, तो इस चीज में आपको देखने को मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। देखिए, इन डेमोक्रेसी की बात करते हैं, यानी कि जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो ड्राइव्स होते हैं अथॉरिटीज फ्रॉम कहाँ से, पीपल से निकल के देखने को, मतलब पीपल से आते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये समझिए, जो भी लोकतंत्र में जो सरकार होता है वो अपना अधिकार कहाँ से लेता है, पब्लिक से लेता है। अपनी जो भी अथॉरिटी होती है, अपना अधिकार जो होता है, और उससे यानी कि जो भी पावर्स होते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, उनकी जो वैल्यूज होते हैं फेयरनेस, जस्टिस और इक्वलिटी पे रहते हैं। यानी कि उन की जो उन्हें जो पावर प्राप्त होता है, अधिकार जो मिलता है, उससे वो क्या रखते हैं, निष्पक्षता रखते हैं, मतलब कि उसमें किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होता है। जस्टिस रखते हैं न्याय के साथ, और समानता के मूल्यों पे क्या करते हैं, कायम करते हैं, और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। देखिए, कुछ की प्रिंसिपल की बात करते हैं। की प्रिंसिपल में आपको नजर आएगा जैसे सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो ये आपको क्या है, कुछ की प्रिंसिपल्स देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल्स। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल्स यानी कि जो जनता की संप्रभुता होती है। द पीपल, अगर हम लोकतंत्र में बात करते हैं, इन डेमोक्रेसी जो जनता होती है वो क्या माना जाता है, सुप्रीम माना जाता है। तो जिससे सरकार उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या करती है, काम करती है। मेन मोटिव ये रहता है कि सरकार क्या करेगी, जनता के लिए काम करेगी। क्यों? क्योंकि पावर जो सरकार को मिल रही है, अधिकार मिल रही है, या जो सरकार चुन के आ रही है वो बाय द पीपल ही चुन करके आ रही है। फिर वो इंश्योर करती है, यानी कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव होती है वो निर्णय लेने और समावेशी सुनिश्चित करना चाहती है, या समावेशी सुनिश्चित करना चाहिए। तो इंश्योर करना चाहिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंक्लूजन जो भी डिसीजंस मेकिंग है उसमें।
रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हर एक आदमी यानी कि एवरीवन इंक्लूड, अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात करते हैं तो इज सब्जेक्ट टू द लॉ। हर एक आदमी या हम चाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात करें तो वो सब किसके अंदर आते हैं, तो लॉ के अंदर में ही आते हैं, कानून के अंदर में ही आते हैं। तो लॉ मस्ट बी अप्लाइड इक्वली, तो ये ज़रूरी होता है कि जो कानून है सभी के ऊपर क्या होना चाहिए, इक्वली अप्लाई होनी चाहिए, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सके, इंश्योर कर सके जो जस्टिस है, प्रोटेक्शन है, हर एक आदमी का क्या होगा, यानी कि इंडिविजुअल्स राइट्स आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब हम सबके लिए जस्टिस इक्वल कर देते तो इसमें ये इंश्योर हो जाता है कि जो जस्टिस है और जो प्रोटेक्शन है ये क्या होगा, हर एक इंडिविजुअल आदमी का राइट्स होगा। तो ये आपको रूल ऑफ लॉ देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स में जो थर्ड पॉइंट है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही देना, जवाब देना। तो पब्लिक ऑफिसर्स की बात करते हैं वो अकाउंटेबल्स होते हैं किसके लिए, जो भी एक्शंस हो लिए जाते हैं सिटीजन्स के लिए, उनके लिए वो क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं। यानी कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं अपने कार्यों के लिए नागरिक के जो सिटीजन्स हैं उनके प्रति वो अकाउंटेबल रहते हैं। उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो काम किया जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, पब्लिक ऑफिसर्स के द्वारा, वो क्या हो, ट्रांसपेरेंटली हो और वो क्या हो, आंसरेबल हो, जो भी काम उनके द्वारा किया जा रहा है जवाबदेही हो। उसके बाद देखिए ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं या जो भी आपको एक्शंस देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के द्वारा तो मस्ट भी क्या होना चाहिए, पब्लिक के लिए ओपन होना चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो जब सरकार का कोई भी एक्शन या डिसीजन जब जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है तो पब्लिक की जो ट्रस्ट होती है वो ऑफिसर्स के लिए या गवर्नमेंट के लिए वो ज़्यादा इंक्रीज होती है, ज़्यादा बढ़ती है। तो उसमें मतलब ट्रस्ट बिल्डअप करने में वो हेल्प करता है। तो और कहीं ना कहीं क्या करता है, वो करप्शंस को भी रिड्यूस करने का काम करता है। फिर देखिए अगला जो पॉइंट्स नजर आएगा वो क्या आएगा, पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो सिटीजन्स के पास ये अधिकार होता है कि वो गवर्नमेंट्स में भी वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना। तो जो सिटीजन्स होते हैं उनकी भी पार्टिसिपेशन आपको गवर्नमेंट्स में देखने को मिलेगी। जैसे इलेक्शंस के लिए हो गया, ये जो पब्लिक कंसल्टेशंस हो गया, या जो अदर फॉर्म्स ऑफ जो सिविक्स एंगेजमेंट्स होते हैं, तो उन सब में क्या होती है, जो पब्लिक होती है, सिटीजन्स होती हैं, उनकी भागीदारी आपको देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग में हम कुछ रिलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल की बात करते हैं। अब जैसे देखिए आर्टिकल 14 की बात करते हैं। आर्टिकल 14 इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हर एक पर्सन क्या है, इक्वल है, किसके लिए, इक्वल एंड यानी कि लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस मिलेगा कानून के सामने। आर्टिकल 14 हमसे कहता है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी आपकी आर्टिकल 14 से 18 तक। फिर ये जो प्रिंसिपल है यानी कि ये जो सिद्धांत है वो किस पे बात करता है, निष्पक्षता पर जोर देने का काम करता है आर्टिकल 14, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है। उसके बाद का बात करते हैं आर्टिकल 19 के बारे में। तो आर्टिकल 19 हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से। तो यहीं से मीडिया को भी पावर मिलता है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो जिसके रिगार्डिंग में वो निष्पक्ष होकर के जो भी न्यूज़ है या जो भी थॉट्स हैं वो पब्लिक के सामने रखते हैं। तो प्रोटेक्ट करता है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच और जो भी हमारे एक्सप्रेशंस है, असेंबली है और एसोसिएशंस के लिए। तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। ये अलाउ करता है कि हर एक सिटीजन्स क्या कर सकता है, वॉइस यानी कि अपनी आवाज़ रख सकता है, या गवर्नमेंट से यानी कि फिर अपनी आवाज़ रख सकता है, अपनी चिंताएं व्यक्त कर सकता है और सरकार से अकाउंटेबल मांग सकता है, यानी कि जवाब ठहराने का मौका, जिससे मतलब कि सरकार को जवाब ठहराने का मौका यहाँ से मिलता है आर्टिकल 19 से। आर्टिकल 20 जिसे राइट टू लाइफ भी कहा जाता है, तो गारंटीज करता है राइट टू लाइफ और एक पर्सनल लाइबिलिटी के लिए। तो गवर्नमेंट्स मस्ट प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स इंश्योरिंग दैट अ गवर्नमेंट एक्शन डू नॉट अ वायलेंट फंडामेंटल राइट। देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, जो कि हमें राइट टू लाइफ की बात करता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में ये गारंटी देता है हमें, और जो प्रशासन होता है, शासन होता है, गवर्नमेंट होता है, वो व्यक्तियों को गरिमा की रक्षा गरिमा यानी कि शासन को, जो हर एक पर्सन है, व्यक्ति है, उसकी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकार की जो भी कार्रवाई है मौलिक जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनका वॉलेट नहीं होगा, ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल 32 की बात करते हैं, जिसको जो कि हमारा क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ये हर एक सिटीजन्स को इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि यदि
गवर्नमेंट्स के द्वारा उनके फंडामेंटल राइट का वायलेंस किया जाता है तो वो कोर्ट में जाकर के क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए अपील कर सकते हैं। ये बात रखी गई है आर्टिकल 32 में। अब देखिए आर्टिकल 311 क्या कहता है, ये डील करता है किसके साथ, प्रोटेक्शन ऑफ जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और इंश्योर करता है डेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन डिसमिस्ड और पेनलाइज्ड विदाउट प्रॉपर प्रोसीड्यूर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड जॉब सिक्योरिटी। मतलब जो भी सिविल सेवक होते हैं उनकी सुरक्षा से संबंधित है और यह सुनिश्चित करता है कि जो जवाबदेही है और नौकरी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए भी किसी भी सरकारी कर्मचारी को उचित प्रक्रिया के बिना उन्हें सस्पेंड या दंडित नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं जब आप सिविल सर्वेंट के तौर पे आप काम करेंगे तो आपको ऐसे ही सस्पेंड नहीं कर सकता है, क्यों कोई भी जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोटेक्शंस मिलता है वो आपको किससे मिल जाता है, आर्टिकल 311 के तहत मिल जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे फिर हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्रोवाइड कराया गया था 2005 में। तो ये प्रमोट कर रहा था किसकी, ट्रांसपेरेंसी, और हर एक सिटीजन्स को ये प्रोवाइड कराई गई थी कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग में, अगर गवर्नमेंट के डिसीजन एक्शन के रिगार्डिंग में अगर उन्हें कोई आंसर चाहिए हो, अकाउंटेबिलिटी, तो गवर्नमेंट से वो क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि सरकार से वो क्या कर सकते हैं, जवाब मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये मिला था हमें राइट 2005 में। उसके बाद देखिए सिटीजन चार्टर्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या कई ऐसे सरकारी डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पे नागरिक जो सिटीजन चार्टर है उसको क्या है, अडॉप्ट किए गए हैं, अपनाए गए हैं, जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंसी और जो अकाउंटेबिलिटी पर क्या करता है, मेन फोकस करता है। और जो उनकी सेवाएं होती हैं, उनकी जो सर्विसेज होती हैं, जो टाइमलाइंस होती हैं और जो भी उनकी शिकायत होती हैं, उनको वो क्या करता है, एक तरीके से रूपरेखा तैयार उसका करता है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, यानी कि जिसे हम PIL कहते हैं। तो सिटीजन्स क्या है, कोई भी नागरिक क्या कर सकता है, PIL दर्ज कर सकता है कोर्ट के अंदर में जो भी एड्रेसेस इशू है पब्लिक इंटरेस्ट के रिगार्डिंग में। तो जिसमें इंश्योर किया जाता है कि जो गवर्नमेंट डिसीजंस है वो क्या है, गवर्नमेंट डिसीजंस आर इन लाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड द पब्लिक वेलफेयर। मतलब जो भी जो जनहित याचिका जो दायर की जाती है उसमें ये सुनिश्चित करते हैं कि जो सरकार के जो फैसले हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और जो पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग है या अनुरूप आपको देखने को मिलेगा। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है कि कोई भी पब्लिक PIL दर्ज कर सकता है। लोक अदालत की बात करते हैं, आपको 2013 में देखने को मिलेगा। तो ये इस्टेब्लिश की गई थी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लोकपाल, जिसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो भी एलिगेशंस लगे हैं किसी भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर, किसके रिगार्डिंग में, करप्शंस के रिगार्डिंग में। तो उसमें जो यानी कि इससे क्या होगा कि जो शासन है, प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें जवाबदेही और अखंडता को बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र जो बॉडीज है वो बनाई गई थी, लोकपाल। कब आया था, ये आया था 2013 में की स्थापना की गई थी। इसका मेन ही उद्देश्य यही था कि जो भी करप्शन की जो एलिगेशंस हैं उसको उसका क्या किया जा सके, जांच किया जा सके। तो फ्रेंड्स ये था कुछ एग्जाम्पल के साथ एक्स्ट्रा नॉलेज जो हमने डिस्कस करी है आज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए अगर आपको ये सारी बेसिक चीज़ मालूम है तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। मेन आंसर यही था अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चंस पूछा गया था। यदि आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग इसके बाद भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग में कोई भी सजेशन देना है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।